आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जल के साथ धातुओं का अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, वह जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। धातु प्लस जल ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यानी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब क्या होता है कि जो धातु ऑक्साइड बन गया, वह धातु ऑक्साइड पुनः जल के साथ अभिक्रिया करके वह बनाता है धातु के हाइड्रोक्साइड। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि धातु जो है वह जल में घुलकर धातु ऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। देखिए, पोटेशियम और सोडियम ऐसे धातु हैं जो ठंडे जल के साथ काफी तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। यह अभिक्रिया तेज और ऊष्माक्षेपी होती है, जिससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती हैं। चूंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि धातु जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो चूंकि जब पोटेशियम या फिर सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती हैं। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वह ऊष्माक्षेपी होती हैं। यानी इस अभिक्रिया में ऊष्मा हमें मिलती है, तो अत्यधिक ऊष्मा होने के कारण जो उत्सर्जित हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन जलने लगती है, प्रज्वलित होने लगती है। अब इसी बात को हम इक्वेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हम लिखते हैं के यानी पोटेशियम, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसीलिए ब्रैकेट में एस लिखा गया। जब ये पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो ये बनाती हैं KOH का जलीय विलयन, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो चूंकि ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इसमें ऊष्मा हमें मिलती है। तो यानी ये KOH का जलीय विलयन बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और साथ में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी रिलीज होती है। और ये ऊष्मा के कारण जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वह हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित होना शुरू हो जाती है। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को अगर हम संतुलित करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, K के पहले 2 लगा देना होगा, H2O के पहले भी 2 लगा देना होगा और राइट हैंड साइड में KOH के पहले 2 लगा देना होगा। इस प्रकार ये समीकरण हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, यानी सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार ऊष्मा उत्पन्न करती है। सोडियम यानी Na ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए ब्रैकेट में एस लिखा गया। ये जल के साथ जब अभिक्रिया करती हैं तो ये बनाती हैं NaOH का जलीय विलयन, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती हैं। और चूंकि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसीलिए पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा भी मुक्त होती है। और ये ऊष्मा के कारण जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वह हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित होना शुरू हो जाती है। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को अगर हम संतुलित करना चाहेंगे तो क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में Na के पहले 2 लगा देना होगा, ठीक उसी प्रकार H2O के पहले भी 2 लगा देना होगा और राइट हैंड साइड में NaOH के पहले 2 लगा देना होगा। इस प्रकार यह इक्वेशन हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, लेकिन जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहां उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। चूंकि हम जानते हैं कि धातु जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, लेकिन यहां पर जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वह प्रज्वलित नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो ऊष्मा निकलती है वह ऊष्मा पर्याप्त नहीं है हाइड्रोजन गैस को प्रज्वलित करने के लिए। अब इसका हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। Ca यानी कैल्शियम, ये सॉलिड फॉर्म में होता है,
इसीलिए ब्रैकेट में एस लिखा गया। जब ये जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो ये बनाती हैं CaOH2 का जलीय विलयन, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनाती हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित नहीं होती हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा निकलती है वह ऊष्मा पर्याप्त नहीं होती है हाइड्रोजन गैस को प्रज्वलित करने के लिए। अब जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इस इक्वेशन को हम संतुलित करना चाहेंगे तो सिंपली क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में H2O के पहले 2 लगा देना होगा। अब यह समीकरण हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। इस अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। यानी जब कभी भी कैल्शियम धातु को जल में डाला जाता है तो ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले रिलीज करती हैं, लेकिन ये बुलबुले जो हैं ये कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, और यही कारण है कि कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। यानी जब हम कैल्शियम धातु को ठंडे जल में डालेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये डूब जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद जब इसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इसकी सतह पर चिपक जाएंगे तो फिर ये ऊपर उठकर तैरना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो हमने क्या देखा कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये सभी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन मैग्नीशियम जो है ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं तो ये भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। तो जिस प्रकार कैल्शियम के केस में हमने देखा, ठीक उसी प्रकार इसमें भी जब मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण ये तैरना प्रारंभ कर देते हैं। अगला पॉइंट है, एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। यानी एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ऐसी कुछ धातुएं हैं जो न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। क्योंकि ये सभी धातुएं जो हैं जैसे एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये सभी भाप से अभिक्रिया करती हैं और भाप से अभिक्रिया करने के बाद ये धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। अब देखते हैं कि एल्युमिनियम भाप के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। एल्युमिनियम यानी Al, चूंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है इसलिए ब्रैकेट में S लिखा गया। ये क्या करता है, ये भाप से अभिक्रिया करता है। तो चूंकि भाप जो है वह जल ही है जो कि गैसीय अवस्था में होती है, इसीलिए ब्रैकेट में G लिखा गया। तो जब ये एल्युमिनियम भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। चूंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है इसलिए ब्रैकेट में S लिखा गया। इसके अलावा रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एल्युमिनियम जो है वह ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती, गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन ये भाप से अभिक्रिया करती है और भाप से अभिक्रिया करने के बाद ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। तो ये इक्वेशन जो है ये हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। अगर इससे हम संतुलित करना चाहेंगे तो क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में Al के पहले 2 लगाएंगे, उसी प्रकार H2O के पहले 3 लगाएंगे और राइट हैंड साइड में H2 के पहले 3 लगाएंगे। इस प्रकार यह इक्वेशन एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। अब हम देखेंगे कि लोहा जो है वह भाप के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। लोहा का सिंबल होता है Fe। चूंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है इसलिए ब्रैकेट में S लिखा गया। तो जब ये लोहा H2O से अभिक्रिया करता है यानी भाप से अभिक्रिया करता है, चूंकि भाप है इसलिए ब्रैकेट में G लिखा गया, गैसीय अवस्था। तो जब ये लोहा और भाप आपस में अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है Fe3O4। चूंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है इसलिए ब्रैकेट में S लिखा गया।
इसके अलावा रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार लोहा जो है वह भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये जो समीकरण हमें दिखाई दे रही है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। अगर इसे हम संतुलित करना चाहेंगे तो क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में Fe के पहले 3 लगाना होगा और H2O के पहले 4 लगाना होगा। अब उसी प्रकार राइट हैंड साइड में H2 के पहले 4 लगा देना होगा। इस प्रकार यह समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो चूंकि हमने बहुत सारे धातु के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और कुछ धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे धातुएं हैं जो जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, यानी न तो वह ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं, न तो गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं और न ही भाप से अभिक्रिया करती हैं। तो यानी लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि हर कोई इस वीडियो से लाभ उठा सके। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करते हुए ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नए वीडियोस की अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।